हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। खुशी हुई आपका प्यार देखकर। आपने जिस तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल विलास एकेडमी के रिस्पांस दिया है, तो बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और जिस तरीके से हमने हमारे रील्स में प्रॉमिस किया था कि हम किसी भी तरीके से आपको हर वो चीज़ जो टेक्स्ट में दी हुई है इंग्लिश के, वो प्रोवाइड करेंगे। और उसी के तहत, उसी के अंतर्गत मैं नेक्स्ट पोएम आपके लिए लेके आया हूँ। अभी जैसे कि आप सभी को मालूम है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे कि कंटिन्यूसली जो वीडियोस बन रहे हैं वो पोइट्री सेक्शन पे बन रहे हैं। तो पोइट्री सेक्शन पे बनने की वजह से नेक्स्ट पोएम मैं लेके आया हूँ, और पोएम का नाम है द इंच कैप रॉक। इंच कैप रॉक की खूबसूरती ये है, अब देखना यहाँ पर एक चीज़ जो यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल छोड़ देते हैं। रॉबर्ट साउथी की बहुत ही सुंदर पोएम है, एक लीजेंडरी स्टोरी है एक पायरेट की। और जो चीज़ मैं आप लोगों को, जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बात बोली थी कि देखिए यहाँ पे ईयर देखिए आप, 1774 टू 1843। अब 1774 टू 1843 इस पोएम का क्रिएशन कौन से ईयर में हुआ मालूम नहीं, लेकिन अगर मैं इसको एवरेज लेकर अगर यहाँ पे 1820 या 1825 भी अगर मान के चलता हूँ कि रॉबर्ट साउदी ने ये पोएम 1825 में लिखी होगी, तो आप ये समझिए कि इस पोएम को बने हुए 200 साल हो गए, 200 ईयर। स्टिल दिस पोएम इज रिलेवेंट टू द प्रेजेंट सिनेरियो। आज के लिए उतनी ही ये संगत है जितनी उस वक्त थी। दिस पोएम इज ऑल अबाउट कर्मास। आपके कर्म अगर अच्छे हो तो ऑब्वियसली भगवान भी आपका साथ देता है, लेकिन अगर आपने कुछ गलत कर्म कर लिए और किसी के प्रति हीन भावना से अगर आपने क्रुएल्टी दिखाई या किसी प्रकार का गलत काम किया, तो वो घूम के ही आपके पास आएगा और आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये एक लीजेंडरी स्टोरी, और उसी से इंच कैप रॉक की ये स्टोरी है, और उसी से प्रभावित होकर, उसी से इंस्पायर्ड होकर रॉबर्ट साउदी ने ये पोएम लिखी है। बहुत सुंदर पोएम है दोस्तों। आप लोग जब इसको देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त पोएम है। और इस तरीके से उसकी रचना की हुई है इस पोएम की कि कोई भी बोलेगा इस तरीके की पोएम रचना करना बहुत कठिन है। वंस अगेन थैंक्स टू दैट पर्सन हु कंपाइल्ड दिस बुक। मेरा दिल से शुक्रिया है उस पर्सन को जिसने यहाँ ये पोएम्स कंपाइल्ड की है 12th के बच्चों के लिए। मानना होगा उस चीज़ के लिए। मेरी आवाज़ और मेरा संदेश अगर उन तक जाए तो मैं बोलूँगा कि मैं और पूरी की पूरी मेरी टीम थैंकफुल रहेगी कि इस तरीके की पोएम्स बच्चों के लिए आपने कंपाइल्ड की है इतने बड़े लिटरेचर के सेक्शन में। इंग्लिश का लिटरेचर बहुत वास्ट है दोस्तों, और उस वास्ट सेक्शन में से एक अच्छी पोएम निकालना, एक अच्छी चीज़ बच्चों को देना, ये अपने आप में एक प्रशंसा की बात है। तो वक्त न ज़ाया करते हुए मैं आप लोगों के लिए फिर एक बार नई पोएम द इंच कैप रॉक लेके आया हूँ। और इंच कैप रॉक की जो खूबसूरती है, वो खूबसूरती ये है कि आप लोग देखेंगे कि जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है और जिस तरीके से एक फेरबदल हुआ है उस सिचुएशन में, उसको बहुत खूबसूरती से रॉबर्ट साउदी ने ढाला है। एक परिस्थिति, एक सिचुएशन निर्माण की है। देखिए पोएम की शुरुआत, नो स्टीर इन द एयर, नो स्टीर इन द सी। तो जैसे कि पायरेट्स से रिलेटेड है, मरीनर्स से रिलेटेड है, तो बात होगी सी की, समुद्र की और ओशन की। तो एक सिचुएशन जो है, बैकग्राउंड का सिचुएशन, उसको फर्स्ट स्टैंजा में हमारे पोएट डिस्क्राइब करते हैं और बोलते हैं कि नो स्टीर इन द एयर। हवा नहीं थी किसी प्रकार का, कोई बहुत ज़ोर से जैसे समुंदर के बीचों बीच या मरीनर्स के लिए हवा चलते रहती, उस टाइप का कोई सिचुएशन नहीं था। नो स्टीर इन द सी, नो स्टीर इन द एयर, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी। तो शिप में भी कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं थी, एकदम शांत, क्वाइट, काल्म वातावरण था, जब जहाज एकदम धीरे धीरे जा रहा था और स्लोली ग्रेजुअली आगे की ओर बढ़ रहा था। हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन। हेवन
जिसको हम बोलेंगे स्काई, वहाँ से भी कोई ज़ोर से हवा नहीं चल रही थी, और उस हवा की वजह से या एकदम शांत वातावरण की वजह से शी में कोई किसी तरीके का जो शिप है उस शिप में भी कोई मोशन नहीं था। हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशन, और उसकी जो कील थी जो कभी कभी संकेत देती है कि जहाज के नीचे कुछ ऑब्स्टेकल हो सकता है, वो भी एकदम शांत था। मतलब परिस्थितियाँ बहुत सामान्य थी, बहुत अच्छी थी, और बहुत आसानी से कोई भी मरीनर वोएज कर सकता है, अपना सफ़र कर सकता है, अपना ट्रैवलिंग समुद्र में कर सकता है। इस तरीके की सिचुएशन थी। विदाउट इधर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकैप रॉक। देखिए ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, इट टेल्स यू अबाउट द क्लाइमेट, जो वहाँ का जो क्लाइमेट है उस दिन का, जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है ये फर्स्ट स्टैंजा में डिस्क्राइब किया है। और जो हमारा टाइटल है, जो हेडिंग है द इंचकैप रॉक, वो डिस्क्राइब उसका पहली बार नाम आया है सेकंड स्टैंजा में। विदाउट इधर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकैप रॉक। अभी इंचकैप रॉक क्या है, तो आपका जो ये टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में भी इंचकैप रॉक का एक पिक दिया हुआ है। वो इंचकैप रॉक का जो पिक है वो हम देखेंगे किस तरीके का है। तो कुछ इस टाइप एक इंचकैप रॉक उसमें बना हुआ है। एक इस तरीके का एक रॉक है जो समुद्र के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर निकला हुआ है, और वेव्स आके टकरा रही है, वेव्स आके टकरा रही है, वेव्स आके टकरा रही है, वेव्स आके टकरा रही है। और बिल्कुल इसी की लाइन में एक कुछ इस तरीके का बना हुआ है, इस तरीके का एक बना हुआ है, और यहाँ पे एक बेल लगाई हुई है। तो थोड़ा सा हम पिक भी देखेंगे, इसमें एक जो पिक्चर दिया हुआ है वो किस तरीके का है, मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करके बताता हूँ। विदाउट ईदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकैप रॉक। तो ये था कि कोई शॉक नहीं था, कोई साउंड नहीं था, कोई आवाज़ नहीं, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम शांत सिचुएशन में सब कुछ चल रहा था। द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकैप रॉक, और जो समुंदर से आने वाली जो वेव्स थी वो बहुत आसानी से इस इंचकैप रॉक को टकरा कर ऊपर जाकर वापस आ रही थी। मतलब कोई भी सिचुएशन पेरिलस, डेंजरस नहीं था। सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फेल, बहुत धीरे से टकरा रही थी, धीरे से आ रही थी, जा रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। दे डिड नॉट मूव द इंचकैप बेल, और इतनी आसानी से वो इंचकैप रॉक पे जाके टकरा रहे थे दोस्तों कि इंचकैप जो बेल था उसको धक्का भी नहीं लग रहा था। अब ये इंचकैप बेल का जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से बना रखा था, इस इंचकैप बेल को यहाँ बांध रखा था कि कुछ ऐसा हो कि अगर ये वेव्स अगर बढ़ जाए, अगर इसमें सर्जिंग आ जाए, मतलब उसका लेवल बढ़ जाए, पानी का लेवल बढ़ जाए, तूफान आ जाए, बड़ी बड़ी वेव्स आ जाए, तो अगर वो बड़ी वेव्स आएंगी और ये जो इंचकैप रॉक है, ये इंचकैप रॉक पे अगर वो ज़ोर से टकराएगी और उसमें स्वेलिंग अगर बढ़ेगा, तो सबसे पहले ये धक्का लगेगा इस इंचकैप बेल को, और इस इंचकैप बेल को धक्का लगने के बाद वो वार्निंग सिग्नल क्रिएट करेगा, वो जोर जोर से बजना शुरू होगा। ये अरेंजमेंट है। आगे के स्टांजा में ये सब डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन ये लाइन समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि ये इंचकैप बेल की खूबसूरती ये है कि वहाँ पर लगा के विदाउट इधर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं था, साइन नहीं था, शॉकिंग नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई सिचुएशन नहीं बनी थी। द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकैप रॉक, बहुत आसानी से वेव्स इंचकैप रॉक कर बह रही थी, आ रही थी, बह रही थी, आ रही थी, जा रही थी। सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फेल, बहुत धीरे से जाके टकराती थी, हल्की सी ऊपर आती थी और फिर वापस आ जाती थी। दे डिड नॉट मूव द इंचकैप बेल, और छोटी छोटी लहरें आने की वजह से इंचकैप बेल को बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो जो वेव्स है वो एकदम नॉर्मल थी। ये इंचकैप रॉक की क्लाइमेट के बाद इंचकैप रॉक की सिचुएशन इस स्टांजा में डिस्क्राइब की हुई है। अब ये सब अरेंजमेंट बीच समुंदर में किया किसने, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ है। तो हमारी मूवी का, हमारे इस पोएम का जो हीरो है उनका नाम है द एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक। एबॉट का मतलब मॉन्क्स टाइप, जहाँ पर जैसे
कोई संत होता है और कोई एक अच्छा व्यक्ति होता है अपने कैरेक्टर का, उनको एबॉट कहा जाता है। एबरब्रोथक के एक संत थे, हैड प्लेस दैट बेल ऑन द इंचकैप रॉक। ये सारा अरेंजमेंट इन्होंने कर रखा था। एबॉट ऑफ एबरब्रोथक जो अपने नाम से फेमस थे, और उन्होंने ये अरेंजमेंट कर रखी थी, हैड प्लेस दैट बेल ऑन द इंचकैप रॉक। इस इंचकैप रॉक पे उसको लगाने का, एस्टेब्लिश करने का जो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता था वो इनका जाता था। ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म, ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वम। तो ये होता था कि जब कभी भी उस समुंदर में सर्जिंग आता था, जब कभी भी भरती आती थी, जब कभी भी पानी का लेवल बढ़ता था, जब कभी भी वेव्स बढ़ती थी, बड़ी बड़ी वेव्स जब आती थी, तो इट फ्लोटेड एंड स्वम। तो ऑब्वियसली बहुत तूफान होने की वजह से, हवा होने की वजह से और वेव्स इंचकैप रॉक के ऊपर आने की वजह से डायरेक्टली वो वेव्स जाके टकराती थी इस इंचकैप बेल को, और ये इंचकैप बेल क्या करता था, एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रन। और बाद में फिर वार्निंग बेल बजना शुरू हो जाती थी, टंग 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 की आवाज़ से। और जैसे आप लोगों को मालूम है कि जब भी समुद्र की बात होती है, जहाज की बात होती है, तो चारों तरफ एक सन्नाटा सा होता है, और सन्नाटे में ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ चारों तरफ गूंजती है। क्या होता होगा, इट गिव्स द वार्निंग टू द मरीनर्स। ऑब्वियस बात है, जो भी लोग वहाँ से सफ़र करते होंगे, ट्रैवलिंग करते होंगे, उन लोगों के लिए वो वार्निंग बेल होता था कि यहाँ खतरा है। किस प्रकार का खतरा है, इंचकैप रॉक का खतरा है। एज इट हिट बिहाइंड द वाटर, अंडर द वाटर, आई मीन टू से, वो पूरा का पूरा पत्थर छुप जाता है, और वो पूरा का पूरा पत्थर छुपने के बाद वहां पर जहाज टकराने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि वो दिखता नहीं था। लेकिन हमारे हीरो ने, एबॉट ऑफ एबरब्रोथक ने क्या किया, एबॉट ऑफ एबरब्रोथक ने ये अरेंजमेंट करके रखा कि एक इंचकैप बेल वहां पे लगा दिया। और इंचकैप बेल लगाने का फायदा ये हुआ कि जब भी तूफान आता था, जब भी जोर जोर से हवा चलती थी, जब भी वेव्स सर्जिंग स्टेज पे होती थी, बढ़ती थी, तो वो टकरा कर इंचकैप बेल को जोर जोर से हिलाती थी, और इंचकैप बेल एक वार्निंग रंग, एक वार्निंग उसमें से पैदा होती थी, और जितने भी मरीनर्स है वो लोग सावधान हो जाते थे। ये एक खूबसूरती है। देखिए दोस्तों, ये इस तरीके का अरेंजमेंट एबॉट ऑफ एबरब्रोथक ने कर रखा था। ये है वो इंचकैप बेल, ये है वो इंचकैप रॉक, और ये है वो अरेंजमेंट जो एबॉट ऑफ एबरब्रोथक ने कर रखा था। और इतना खूबसूरत अरेंजमेंट जो था, उसकी वजह से बहुत लोगों की लाइफ, जानो माल का नुकसान जो है वो होने से बच जाता था। इतना सुंदर, इतना अच्छा काम एक बंदे ने अपने इनिशिएटिव से कर रखा था। अब आप लोग ये भी ध्यान में रखिए कि जो बेल है, वो बेल का साइज़ कोई इतना सा नहीं है कि किसी तूफान से या किसी हवा के झोंके से वो टूट जाए या फिर ये हो जाए, डिसमेंटल्ड हो जाए। ऐसी बात नहीं है। वो जो बेल थी, हमको जो पिक में दिख रहा है, वो उतनी सी नहीं थी, उसका आकार बहुत बड़ा था। और उस बड़े आकार की वजह से जो बड़ी बड़ी वार्निंग बेल्स निकलती थी, तो सारे के सारे मरीनर्स को एक वार्निंग बेल मिलने के कारण वो आगे की तरफ भागते थे और सावधान रहते थे कि किसी तरीके से लोगों की जान बच जाए, और जो मरीन है, मतलब जो जहाज है, वो जहाज भी बच जाए। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, व्हेन द रॉक वाज हिट बाय द सर्च स्वेल। जैसे मैंने अभी बताया, सर्च स्वेल का मतलब स्वेलिंग, खतरनाक तरीके से। जब यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, सडन एंड ग्रेट राइज इन द लेवल ऑफ द सी। सर्च स्वेल, खतरनाक तरीके से जब पानी का लेवल बढ़ जाता है। रॉक वॉज हिड, तो ऑब्वियस बात है, जो पत्थर है वो छुप जाता होगा। द मरीनर्स हर्ड द वार्निंग बेल, और जितने भी मरीनर्स है उनको एक वार्निंग बेल चला जाता है। उस समुंदर में आवाज़ होता होगा, और उस आवाज़ की वजह से वो बहुत सावधान हो जाते थे। और ऑब्वियसली वो पत्थर जहाँ पे है, उस पत्थर का जो पोजीशन है वो उनके समझ में आ जाता था। एंड ऑब्वियसली दे डाइवर्टेड देयर वेज, वो अपना फिर रास्ता दूसरा निकाल लेते थे। एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक, पेरिलस डेंजरस, फिर वो समझ जाता था उनको कि एक पेरिलस रॉक जो है, वो पेरिलस एक डेंजरस रॉक है। यहाँ है पेरिलस का मतलब डेंजरस, तो पेरिलस रॉक है ये वो जान जाते थे। एंड ब्लेस्ड द एबॉट ऑफ एबरब्रोथक,
ब्लेस्ड, इनको आर्किक वर्ड्स कहा जाता, ओल्ड इंग्लिश में यूज करने वाले वर्ड है ये ब्लेस्ड। इसका मतलब है एंड ब्लेस द एबॉट ऑफ एबरब्रोथक। तो एबॉट ऑफ एबरब्रोथक की वो तारीफ करते थे, लोग उसको दुआएं देते थे, उसको अच्छा बोलते थे कि यार इस आदमी की वजह से आज सिचुएशन पता चली कि छुपा हुआ इतना बड़ा जो इंच कैप रॉक है वो कहाँ पे है। अगर ये पता नहीं होता तो आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है, आफ्टर स्ट्रकिंग द आइसबर्ग उसके क्या हाल हुए, लोग गए, जहाज इतना बड़ा जो विशाल का जहाज है वो पूरी तरीके से डूब गया, जानो माल का जो नुकसान हुआ वो अलग से। तो यहाँ पे ऐसे कई मरीनर जब वहां से आते जाते रहते थे और जब भी तूफान रहता था, अदरवाइज तो वो पत्थर ऐसे दिख जाता था, लेकिन जब भी तूफानी वक्त होता था या वेव्स बहुत सर्जिंग स्टेज पे होती थी या पानी का लेवल बहुत बढ़ता था, तब ये मरीनर बेल जो है ये इंच कैप रॉक का वार्निंग देती थी और सारे के सारे सेफ हो जाते थे और परिणामतः वो ब्लेस्ड करते थे एबॉट ऑफ एबरब्रोथक को। एबॉट ऑफ एबरब्रोथक एक संत की भूमिका में यहाँ पर है और सब लोग उसकी तारीफ करते थे। ये सिचुएशन हो गया। अब यहाँ से ये फर्स्ट स्टेज खत्म हो गया कि जब हमको बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी बताई गई है, पूरी बैकग्राउंड ऑफ द पोएटिक सीन बताया गया है कि किस तरीके से समुद्र में जहाज आते जाते थे, किस तरीके से इंच कैप बेल सिचुएट होता था, किस तरीके से वो वार्निंग बेल लगाई गई थी और किसने लगाई थी। ये सब सिचुएशन हमारे ये इन स्टैंजाज में हो चुका है। अब सिचुएशन यहाँ से चेंज हो रही, यहाँ से एक अलग वाकया, एक अलग इंसिडेंस यहाँ से डिस्क्राइब किया हुआ है। इतनी बड़ी पोयम तो पेपर में आने की संभावना कम है, 3 से 4 स्टैंजा आएंगे और वो 3 से 4 स्टैंजा में कौन सा पोजीशन आएगा ये नहीं बता सकते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला स्टेज जो पहले 3 से 4 स्टैंजाज है उसमें आपको एक सिचुएशन बताई गई है, बैकग्राउंड कि इस स्टोरी का क्या बैकग्राउंड है और इस पोएम का क्या बैकग्राउंड है। अब यहाँ से स्थितियाँ शुरू हो रही, एक इंसिडेंस बताया गया है। द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग गे, बहुत खूबसूरती से सूरज चमक रहा था। ऑल थिंग्स वेयर जॉयफुल ऑन दैट डे, बहुत सिंपल सी लाइन है, ऑल थिंग्स वेयर जॉयफुल ऑन दैट डे। जिस दिन की ये बात शुरू है, जिस दिन का ये परिस्थितियाँ बताई गई है, जिस दिन का ये वाकया है, जिस दिन का ये इंसिडेंस है, उस दिन इस तरीके का वातावरण था, इस तरीके का क्लाइमेट था। द सन इन हेवन वॉज शाइनिंग गे, बहुत अच्छा दिन था, पूरी तरीके से निरभ्र आकाश था, स्वच्छ आकाश था, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं थी। ऑल थिंग्स वेयर जॉयफुल, द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड अराउंड। सी बर्ड्स जो होते हैं वो सी बर्ड्स भी जहाज के ऊपर गोल 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 घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब कभी कभी चिल्लाने में भी एक वार्निंग बेल होती है यूजुअली, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं था क्योंकि नेक्स्ट लाइन में दिया है एंड देयर वाज जॉयंस इन देयर साउंड। देयर साउंड मीन्स सी बर्ड साउंड। तो सी बर्ड का जो साउंड है, उस सी बर्ड के साउंड में एक खूबसूरती थी, एक कशिश थी, एक मौज मजा कर रहे थे और बहुत अच्छे से वो घूम रहे थे। तो ये स्थितियाँ थी कि किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम वातावरण में नहीं था, एकदम नीट क्लीन वातावरण था जैसे मरीनर्स को चाहिए, एक्सपेक्टेडली बिल्कुल उसी तरीके का वातावरण था, बहुत खुशनुमा माहौल था। इवन जो सी बर्ड्स है वो भी चिल्ला रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे, व्हील्ड अराउंड, गोल घूमना। एंड देयर वाज जॉयंस, हैप्पीनेस इन देयर साउंड, उनकी आवाज़ में खुशी, खुशनुमा एक माहौल था। द बॉय ऑफ द इंच कैप बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन। तो अब यहाँ से एक ऐसे कैरेक्टर का उदय हो रहा है जिनका नाम है सर राल्फ द रोवर। ये राल्फ द रोवर वो पायरेट है जो अपने मूवी का विलन है। जब वो डेक पे घूम रहा था, द बॉय ऑफ द इंच कैप बेल वॉज सीन, तो दूर दूर तक जो ओशन ग्रीन है, इस ग्रीन ओशन में कहीं एक छोटा सा दूर से एक काला धब्बा उसको दिखाई दिया, डार्कर स्पेक अ टाइनी डॉट। बहुत दूर से उसने देखा एक काला सा टाइनी डॉट दिख रहा है इतने बड़े हरे समंदर में, ये क्या हो सकता है। ऑब्वियसली उसको क्यूरियोसिटी थी उस चीज की कि यार ये क्या हो सकता है, एक टाइनी डॉट है। द बॉय ऑफ द इंच कैप बेल वॉज सीन, उसने देखा इंच कैप बेल वहां पे है। अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन, इतने विशाल का ओशन में, इतने हरे कलर के समंदर में एक डार्कर स्पेक दूर से कहीं एक छोटा सा एक बिंदु, टाइनी
एक टाइनी डॉट एक दिख रहा है, ये क्या हो सकता है? सर राल्फ द रोवर वॉकड हिज डेक, अपने डेक पे चलते हुए सर राल्फ द रोवर ने सोचा, एंड ही फिक्स हिज आई ऑन द डार्कर स्पेक, और ऑब्वियसली दूरबीन से उन्होंने, राल्फ द रोवर ने ये देखने की कोशिश की कि ये क्या है, क्या हो सकता है इतने बड़े हरे समंदर में, ये सब क्या है, ये देखने के लिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने देखा, अपनी नजरें गड़ा कर देखा। ही फेल्ड द चीयरिंग पावर ऑफ स्प्रिंग, खुशनुमा वातावरण का जो चीयरिंग पावर है उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा रहा था। इट मेड हिम विसल, सीटी बजाई, इट मेड हिम सिंग, वाओ, इट मेड हिम सिंग, गाना गाया, विसल बजाई, देखते बराबर खुश हो गया कि कोई ये चीज है जो कई दिनों के बाद कुछ एक नया मिला है। हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, और बहुत खुश होने के बाद मर्थफुल टू एक्सेस, इतना खुश हुआ जिसकी कोई हद नहीं। और बट द रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस, लेकिन वो खुशी जो थी वो खुशी अच्छे काम की नहीं थी, वो खुशी थी, रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस, ये था उसका धूर्तपना, ये था उसका विकेडनेस, ये विकेडनेस की वजह से वो खुश हो रहा था, जिसको वो हंस रहा था, वो खुश हो रहा था, लेकिन उसके खुशी में वो दूसरों की खुशी नहीं थी, एक धूर्त, एक मक्कारी जिस तरीके से आदमी अपने हंसी में दिखाता है उस टाइप की वो हंसी उसके चेहरे पे थी। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि जो विलन्स होते हैं उनके चेहरे पे एक अलग टाइप की हंसी होती है, उस टाइप का वो हंस पड़ा, और हंसने के बाद हिज आई वॉज ऑन द इंच कैप फ्लोट, और इंच कैप रॉक के बाद इंच कैप फ्लोट मतलब इंच कैप बेल भी उसने देखी, सर राल्फ द रोवर ने। कॉथ ही, ये भी एक वर्ड है, कॉथ का मतलब होता सेड और टोल्ड, आर्केइक वर्ड है, आर्केइक इंग्लिश का, ओल्ड इंग्लिश का, सेड और टोल्ड, कॉथ ही। और फिर उसने अपने जितने वर्कर्स या फिर जो कोई भी उस शिप का कोई भी उसका नौकर होगा उसको बोला, कॉथ ही माय मैन पुट आउट द बोट, ही ऑर्डर्ड पुट आउट द बोट, बोले बोट निकाल, एंड रो मी टू द इंच कैप रॉक, बोले लेके चल उस इंच कैप रॉक के पास जाएंगे, रोइंग करके, नाव चलाते हुए जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ा जहाज रहता है, जहाज के बिल्कुल बाजू में छोटी छोटी 2 या 3 बोट्स बांध रखी होती है किसी भी इमरजेंसी टाइमिंग के लिए। So he ordered, what did he order? My man put out the boat and row me to the inch cap rock, बोले लेके चल मेरे को इंच कैप रॉक तक, and I will plug the abbot of Aberbrothock, और उसने बोला आज मैं उसको तकलीफ दूंगा, आज मैं उसके लिए प्रॉब्लम खड़ा करूंगा, जिसका नाम है द एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक। उसने स्टोरीज आजू बाजू के लोगों से सुनी होगी, जितने मरीनर्स उसके साथ वहाँ पे थे उनके साथ सुनी होगी, और उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके अलावा किसी और का नाम किस तरीके से यहाँ पे पॉपुलर हो गया, ये सोचा, और आउट ऑफ जेलसी, गुस्से के मारे कि जितने लोग हैं वो उसको ब्लेस्ड कर रहे हैं, जितने लोग हैं वो आते जाते उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो आउट ऑफ जेलसी ही डिसाइडेड टू प्लग, बोले आई विल प्लग द एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक, आज उससे मैं निपटूंगा, एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक के मेरे को लेके चलो, पुट आउट द बोट, रो मी टू दैट इंच कैप रॉक, बोले लेके चल वहां, आज निपटता हूं उससे, देखता हूं। द बोट इज लोअर्ड, बोट निकाली गई, द बोटमैन रो, बोटमैन ने भी रोइंग करके उसको लेके गए वहां पे, एंड टू द इंच कैप रॉक दे गो, और वो गए इंच कैप रॉक के पास। सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट, उस बोट के किनारे से बिल्कुल आउटर कॉर्नर से सर राल्फ द रोवर झुका, बेंट हुआ, एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंच कैप फ्लोट, और जो वो इंच कैप फ्लोट था वहां पे जो वो बेल लटकी हुई थी वहां से उसने उस बेल को काट दिया, और उस बेल को काटने के बाद एक पिक जो आप लोगों को दिखानी है मुझे, बहुत अच्छी तरीके से
यहाँ पिक्चराइज किया है उस चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से। ये दिखाना रह गया आप लोगों को, ये देखिए ये वाला, ये पिक आप लोगों को बहुत क्लियरली मेंशन कराएगा कि किस तरीके से उसने ये काम किया है। ये वो बोट है जिससे वो लोग जहाज से उस जगह पे गए और इस नालायक आदमी ने एक अच्छा बहुत मेहनत से किए हुए काम पे पानी फेर दिया, जिसमें लोगों का भला होता था, जिसमें मरीनर्स का भला होता था, जिसमें जितने भी वॉयजिंग करने के लिए समुद्र में जाते थे उनको एक वार्निंग बेल मिल जाता था। और इतनी मेहनत से किए हुए काम पे 2 मिनट में इसने अपने नालायकी की वजह से पानी फेर दिया, और सिर्फ आउट ऑफ जेलसी। बाकी कोई रीज़न नहीं था कि वो कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता था या एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक उसका एनिमी था, नहीं। आउट ऑफ जेलसी उसने ये काम किया। और देखिए ये जिस तरीके का पिक दिख रहा है आप लोग देखिए, उसने तलवार से ये जो इंच कैप बेल है, ये इंच कैप बेल को यहाँ से काट दिया और ऑब्वियसली इंच कैप बेल जो है वो समुद्र में डूब गई। ठीक है, अब मैं वापस आता हूं जिस स्टैंजा में मैं चल रहा था। प्लग द एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक, द बोट इज लोअर्ड द बॉटमैन रो, बोट को नीचे लाया गया, बोटमैन ने उसको लेके गए वहां तक। टू द इंच कैप रॉक दे गो, ये लोग इंच कैप रॉक तक गए। सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट, बोट से वो झुका जैसे आप लोगों ने पिक्चर में देखा भी। एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंच कैप फ्लोट, और इंच कैप फ्लोट से उसने बेल को काट दिया। और काटने के बाद डाउन संग द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड। इन्वर्जन का भी एग्जाम्पल है, इन्वर्जन का भी एग्जाम्पल है और ऑनोमोटोपिया का भी एग्जाम्पल है। ये इन्वर्जन का भी एग्जाम्पल है, ऑनोमोटोपिया का भी एग्जाम्पल है। डाउन संग द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड, द बेल संग डाउन। द करेक्ट ऑर्डर इज, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्वर्जन इज द बेल संग डाउन विथ अ गर्गलिंग साउंड। और गर्गलिंग साउंड रिप्रेजेंट द साउंड, सो वेन एवर द साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स इट इज कॉल्ड ऑनोमोटोपिया। जब भी शब्दों में आवाज ध्वनि बयान हो, गर्गलिंग साउंड गड़गड़ गड़गड़ करते हुए इतनी बड़ी जो बेल थी वो पानी में डूब गई। ये इन्वर्जन का भी एग्जाम्पल है। डाउन संग द बेल विथ अ गर्गलिंग साउंड, द बबल्स रोज एंड बर्स्ट अराउंड। और बहुत सारे बबल्स निकले, बर्स्ट हुए, और बहुत बड़ा एक आवाज हुआ पानी में, और बबल्स भी बहुत सारे निकले। फिर एक बार कोथ सर राल्फ फिर एक बार बोले उस बोट पे, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेस द एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक। अब इस दिशा में कोई भी आएगा, इस रॉक के पास कोई भी आएगा, तो आज के बाद कभी भी एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक को कोई भी आशीर्वाद नहीं देगा। जस्ट ही केम आउट ऑफ दैट जेलसी, एक जेलसी की वजह से इसने ये सारे काम किए कि एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक को लोग ब्लेस करते थे, अच्छा बोलते थे। और अच्छा बोलना, पॉपुलर होना लोगों के बीच में, ये भाई साहब से सुहाया नहीं गया, और इन्होंने उनके एक अच्छे इतने मेहनत से किए हुए काम पे पानी फेर दिया और बहुत खतरनाक तरीके से उस बेल को काट दिया। जब ऑब्वियस बात है कि ये मरीनर्स के लिए बनाया हुआ था, लेकिन उसका पावर, उसकी विकेडनेस और उसका एक ऑर्डरली सेंस की वजह से कोई विरोध भी नहीं कर पाया। उसके जहाज पे भी किसी ने विरोध नहीं किया। दोस्तों ये बात समझ लो आप। सर राल्फ द रोवर सेल्ड अवे, वहां से चला गया। ये काम किया उसने, काट दिया बेल, चला गया। ही स्कॉवर्ड द सीज फॉर मेनी अ डेज, बहुत दिन तक वो स्कॉरिंग करता रहा, बहुत दिन तक घूमा, बहुत दिन तक उसका शिप इसी तरीके से ओशन में घूमता रहा। क्या करता था इतने दिन? व्यापार कर रहा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर, लूट का माल जमा किया, लूट का, प्लंडरिंग, लूटना, डकैतिंग करना, पायरेटिंग करना। पायरेट तो था ही, और अपने गैंग के साथ, अपने पूरी टोली के साथ ये डकैती करता था, ये लूटता था, जहाज लूटता था लोगों के, और लूट के अब वो बहुत रिच बन गया था। काफी दिन के बाद बहुत रिच बन गया था। नाउ ही स्टीयर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर, अब वो वापस जा रहा था स्कॉटलैंड के किनारे पर। शायद वो स्कॉटलैंड में खुद को एस्टेब्लिश करता हो या फिर सेटल्ड करता हो। अब वो जा रहा था वापस, इतना माल लूट चुका था
कि अब वो उसको एंजॉय करना चाहता था और शायद वो उसके घर जा रहा था, स्कॉटलैंड शोर जहाँ से वो निकला था वहीं पर वापस जा रहा था स्कॉटलैंड के किनारे पर, और वापसी का दौर चल रहा था। तो यहाँ से इस स्टांजा से आप लोगों को सेकंड इंसिडेंस या थर्ड बोल सकते, पहले इसमें बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, बैकग्राउंड ऑफ द पोएम दिया था। जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया कि एक किस्सा दिया हुआ है कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन राल्फ द रोवर ने वो बेल काट दिया। और उसके बाद यहाँ से थर्ड ये कि वो बहुत दिनों तक समुद्र में भटकता रहा और भटकने के बाद उसने बहुत माल जमा किया, बहुत पैसा जमा किया। ही बिकेम रिच, बट हाउ? ही प्लंडर्ड द स्टोर। वो पायरेट था, उसने बहुत सारे जहाज लूटे, बहुत माल कमाया, बहुत पैसा कमाया। नाउ ही वांटेड टू रिटर्न फॉर द स्कॉटलैंड शोर। अब वो वापस जा रहा था स्कॉटलैंड के किनारे पर वापस जाते वक्त फिर वो दिन आया जिस दिन वो स्कॉटलैंड के आजू बाजू कहीं दूर तक था। और अब यहाँ से एक लास्ट फेज इस पोएम का शुरू हो रहा है, स्टोरी का शुरू हो रहा है। सो थिक अ हेज ओवर स्प्रेड द स्काई। दिस वर्ड इज ओवर स्प्रेड, यहाँ कहीं पे होगा ओवर स्प्रेड, ठीक है, ये वर्ड है ओवर स्प्रेड। सो थिक अ हेज ओवर स्प्रेड द स्काई। पूरा का पूरा वातावरण इस बार बिल्कुल अलग था। 2 बार हमने सिचुएशन देखी जब वातावरण एकदम क्लियर था, इस बार बिल्कुल अलग था। सो थिक अ हेज ओवर स्प्रेड द स्काई, और घनी कोहरे में चारों तरफ धुआं था, कोहरा था, और उसमें बादल जो है छाए हुए थे। और एक तरीके से बारिश का जिस तरीके से मौसम होता है जिसमें क्लाउडी एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें काले बादल रहता है, उस टाइप का ये सिचुएशन है। दे कैन नॉट सी द सन ऑन हाई। भरी दोपहर में या शाम होते होते इतने ज़्यादा बादल थे कि क्लियरली सूर्य दर्शन भी नहीं हो रहे थे, नहीं दिख रहा था। द विंड हैथ, ये भी आर्किक वर्ड है, द विंड हैथ ब्लोन अ गेल ऑल डे। दिन भर बहुत जोरों से हवा चल रही थी, अपना तूफान मचाए हुए थी हवा। एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे, और शाम होते होते फिर वो साइलेंट हो गई। हवा का जो जोर था, हवा की जो ताकत थी, वो धीरे धीरे डाइड अवे मतलब कम हो गई। ऑन द डेक द रोवर टेक्स स्टैंड, और फिर एक बार वापसी का दौर शुरू है। और हमारे जो विलन साहब है द रोवर, राल्फ द रोवर, फिर एक बार डेक पर खड़े होके सिचुएशन देख रहे थे कि वो लोग कहाँ पहुंचे, कितने देर में वो स्कॉटलैंड में पहुंचेंगे, स्कॉटलैंड के किनारे पर पहुंचेंगे, ये सोच ही रहे थे। सर राल्फ द रोवर वहां खड़े थे। सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड, और इतना ज़्यादा अंधेरा था बादलों की वजह से, रात होनी थी अभी, बादलों की वजह से और घने कोहरे की वजह से इतना ज़्यादा अंधेरा था। दे सी नो लैंड, कोई लैंड दिख नहीं रही थी दूर दूर तक। कोच सर राल्फ, फिर साहब का ऑर्डर निकल गया, इट विल बी लाइटर सून। बोले टेंशन नहीं लेने का, सर राल्फ ने बोला डोंट टेक टेंशन, इट विल बी लाइटर सून, जल्द ही उजाला होगा। फॉर देयर इज द डॉन ऑफ द राइजिंग मून, और शाम होते से ही ये सारे बादल भी छट जाएंगे, हवा भी शांत हो चुकी है। तो 110% जैसे ही चांद निकलेगा, जैसे ही अंधेरा छटेगा, तो हमको उजाला भी दिखेगा और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्टांजा। कांस्ट हियर सेड वन। तो उन साहब में से एक जो थे, जो उनके साथ ही काम करने वाले थे, या हम बोलेंगे कि उनके सहकारी या सहपाठी या नौकर, आप जैसे बोल सकते, वन ऑफ द मरीनर्स बोल सकते। तो उन्होंने बोला कांस्ट हियर सेड वन, उनमें से एक बोला कांस्ट हियर द ब्रेकर्स रोअर। किनारे पर कोई आवाज भी नहीं आ रही। स्कॉटलैंड का शोर है, जहाज की आवाज, उसका जो हॉर्न होता है उसकी आवाज, लोगों का शोरगुल। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ कहीं पे भी हार्बर होता है, बंदरगाह होता है, वहाँ पे पैसेंजर एज वेल एज कार्गो दोनों की बहुत चहल पहल रहती, आवाज़ बहुत होते रहता। लेकिन उनमें से जो एक एक्सपीरियंस्ड मरीनर था जो राल्फ द रोवर के साथ कंटिन्यूअसली था, उन्होंने बोला कि कांट हियर, ये भी आर्किक वर्ड है, कांट हियर द ब्रेकर्स रोवर। बोले कोई ये निशानी पता नहीं चल रहा, आवाज़ भी नहीं हो रहा, मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम है, हम पास है या दूर है।
फॉर मी थिंक यानी आई थिंक वी शुड बी नियर द शोर, मेरे हिसाब से हम तो किनारे के नजदीक हैं। उन्होंने बोला, वन ऑफ द मरीनर्स जो राल्फ द रोवर के साथ काम कर रहे थे वो बोले कि आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रहा और किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं, कोई प्रेजेंस ही नहीं कि हम किनारे के पास पास है। फॉर मी थिंक्स वी शुड बी नियर द शोर, लेकिन मेरा जो अंदाज है वो ये बोलता है कि हम किनारे के आसपास है, नियर द शोर। नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल, लेकिन कहाँ है ये अभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि भाई साहब आपने पहले ही इंच कैप बेल को गायब कर दिया। बट आई विश आई कुड हियर द इंच कैप बेल, काश इंच कैप बेल होती तो मैं गारंटेडली बता सकता कि हमको कितना समय किनारे पर जाने में लगने वाला है। क्योंकि इंच कैप बेल जो लगाई थी एबर्ट ऑफ एबरब्रोथक ने, वो एक मील का पत्थर था हर मरीनर के लिए, और जब भी उस रास्ते से गुजरते थे वो इंच कैप रॉक, वो इंच कैप बेल दिखता तो एक सेंस आ जाता था कि यहाँ से इतना समय हमको शोर पे जाने के लिए लगने वाला है। अब न इंच कैप रॉक दिख रहा था और न इंच कैप बेल, क्योंकि इंच कैप रॉक दिखेगा ही कैसे, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, पानी बढ़ा हुआ था, तूफानी वातावरण था, तो रॉक तो दिख नहीं रहा था। और बेल तो सर राल्फ द रोवर उसको पहले ही निपटा चुके, वो तो कहीं से वार्निंग बेल देने वाला नहीं था। तो इसलिए उस बंदे ने जो राल्फ द रोवर के साथ था उसने बोला कि भाई मुझे तो आवाज भी नहीं आ रहा और मैं ये सोच रहा हूं कि हम शोर के आसपास है, पास है, ये बात पक्की। नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल, कहाँ है ये गारंटेडली नहीं बता सकता। बट आई विश आई कुड हियर द इंच कैप बेल, काश इंच कैप बेल होती तो मैं बता सकता आपको कितना समय लगने वाला है। दे हियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग, कोई आवाज नहीं आई, स्वेल इज स्ट्रॉन्ग। और तूफान बढ़ता गया और भरती आती गई, पानी का लेवल बढ़ता गया। दो द विंड हैड फॉलन दे ड्रिफ्ट अलोंग, अब ऑलमोस्ट विंड कम हो गई थी, लेकिन जितनी हवा चल रही थी इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही थी कि पूरा का पूरा जहाज हिचकोले मार रहा था, ड्रिफ्टिंग कर रहा था, इधर से उधर इधर से उधर ड्रिफ्टिंग चल रही थी। टिल द वेसल मतलब जहाज, स्ट्राइक विथ अ शिवरिंग शॉक, ओ क्रिस्ट इट इज द इंच कैप रॉक। और ये सोच ही रहे सारे मरीनर्स कि हम कहाँ हैं, किस तरीके से है, तूफानी माहौल है, सब खौफ में थे, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम शोर पे पहुंच जाए, कितना वक्त लगेगा, भयानक वेव्स चल रही थी। और उतने में ये वेसल यानी जहाज स्ट्राइक विथ अ शिवरिंग शॉक, किसी एक बड़ी चीज से जाके दन से टकरा गया। जैसे ही वो टकराया 100% एक्सपीरियंस्ड मरीनर्स को मालूम था कि वो किस चीज से टकराया, और वो टकराया था इंच कैप रॉक से। और जोर से मरीनर चिल्लाए, ओ क्रिस्ट, ओ जीसस, हे भगवान, हे प्रभु, अरे बाप रे, इट इज द इंच कैप रॉक। टकराया कहाँ? इंच कैप रॉक को जाकर टकराया। और मैं पहले ही बता चुका कि जिस तरीके से टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था, बिल्कुल सेम सिचुएशन में टकराया है, और टकराने के बाद जहाज के परखच्चे उड़ जाते हैं और पूरी तरीके से जहाज नष्ट हो जाता है। सर राल्फ द रोवर टोवर हिज हेयर, इतने महीनों से सर राल्फ द रोवर ने जो लूट की कमाई जमा की थी, उसने सपने संजोए थे कि बहुत अच्छा एक लाइफ जीऊंगा, इतने पैसे जिसकी कोई हद नहीं। सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, उसने अपने बाल नोच लिए, क्योंकि गलती तो सबसे पहले इन्हीं को ध्यान में आई कि हमने क्या किया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, उसने उस दुख के माहौल में, उस निराशा के माहौल में खुद को ही गालियां दी, खुद को ही शाप दिए और खुद के बाल नोच लिए। द वेव्स रश इन एवरी साइड, हर तरफ से, चारों तरफ से वेव्स अंदर की तरफ आ गई। द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड, और उस तूफान में धीरे धीरे वो शिप डूबता गया। बट इन हिज डाइंग फियर, चारों तरफ से पानी पानी आ गया। रश इन एवरी साइड, द शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड, उस तूफान में पूरा का पूरा जो शिप है वो डूब गया। बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रीडफुल साउंड कुड द रोवर हियर, इतने खौफनाक मंजर में, इतने खौफनाक सिचुएशन में, जब रोवर को कुछ सूझ नहीं रहा था, फिर भी जब वो डूब रहा था, जहाज तो डूब ही रहा था, जितने मरीनर्स है वो भी डूब रहे थे, सर राल्फ द रोवर भी डूब रहा था, लेकिन
उस डूबने के समय में जब कुछ भी नहीं सूझता, देखिए एक अपने कर्मों की कहानी क्या होती है कि जब वो जहाज डूब रहा था, सर राल्फ रोवर भी डूब रहा था, उतने उस सिचुएशन में भी रोवर को एक ड्रेडफुल साउंड, एक खतरनाक आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। A sound as if with the inch cap bell, the devil below was ringing his knell. और वो ये महसूस कर रहा था कि जब वो डूब रहा है नीचे, तो जिस इंच कैप बेल को उसने काटा था, वो इंच कैप बेल एक डेविल बजा रहा है और बजा बजा कर बोल रहा है कि तेरी मौत निश्चित है, तू तो यहाँ खत्म हो गई। जिस तरीके से उसने इंच कैप बेल को खत्म किया था, इंच कैप रॉक को डुबा दिया था, इतना सुंदर जो एक सिचुएशन एक एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक ने पूरा बना रखा था, आज उस सिचुएशन की ही वजह से इसने जो कर्म किए थे कुछ महीनों पहले बोलिए, और उसी की सज़ा उसको मिली। और उस इंच कैप रॉक की वजह से, उस इंच कैप रॉक की वजह से आज उसी का जहाज डूब गया, और डूबने के बाद वो भी ख़त्म हो गया और उसका शिप भी ख़त्म हो गया।